हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग अध्याय 2 की बात करते हैं। आज से हम लोगों का अध्याय 2 चालू होगा और अध्याय 2 में हमें क्या पढ़ना है देखते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में इस चैप्टर पे हमें पढ़ना है विद्युत धारा के बारे में। आज ये आपका पहला क्लास है विद्युत धारा की, तो हमें क्या पढ़ना है विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, विद्युत धारा। तो ये विद्युत धारा क्या होती है? तो इससे पहले हम लोगों ने स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने ये बात बोला था कि जो आपका आवेश होता है वे स्थिर होता है और उसी को मान करके हमने पूरी पढ़ाई की। ठीक है, आपको विभव तथा विभवांतर, उसके बाद धारिता, उसके बाद जो है संधारित्र, विद्युत क्षेत्र, इन सब चीज़ों की हमने गणना की और इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। स्थिर वैद्युतिकी में वहाँ पे सभी जगह आवेश हमारा क्या था, स्थिर था। अब जो है ये विद्युत धारा जो है, इस विद्युत धारा में क्या होता है, तो विद्युत धारा में जो आवेश होता है वे क्या करता है, प्रवाह करता है। आवेश जो है प्रवाह करता है। प्रवाह करने का मतलब चलता है, ठीक है ना, पैर नहीं होता है इसका मतलब कि प्रवाह करता है। जैसे पानी की धारा होती है, पानी जैसे होता है, ये नदी जो होती है, नदी में क्या होती है, धारा होती है, वह बहते चलती है। ठीक है, उसी प्रकार से आवेश भी क्या होता है, उसे यदि रास्ता मिल जाए तो वे भी चलना शुरू करेगा, वे भी चलेगी, तो उसी को हम कहेंगे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की ये डिफिनीशन नहीं हो सकती है कि जो आवेश प्रवाह करेगी तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा होती क्या है, तो देखो जिस प्रकार से आपका कोई एक वायर है, ठीक है, आपका क्या है, एक कोई वायर है, ठीक है, एक वायर है। इसको हम डिफिनीशन अच्छे तरीके से किस प्रकार से दे सकते हैं, तो ये आपका क्या है, एक वायर है, ठीक है। एक ये वायर है और इस वायर में किसी बिंदु पे, ठीक है, किसी बिंदु पे एक सेकेंड में कितनी आवेश प्रवाह हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या होती है, कोई मान करके चलिए कोई चालक है, उस चालक में किसी बिंदु पे कितनी आवेश एक सेकेंड में, प्रति सेकेंड में कितनी आवेश प्रवाह करती है, वे हमारी क्या कहलाती है, वे हमारी विद्युत धारा कहलाती है। तो चलो दोस्तों इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसके डिफिनीशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका डिफिनीशन क्या है, कह रहा है कि चालक के किसी बिंदु से, यानी कि मान करके चलो ये हमारा क्या है, एक चालक है, इसके किसी बिंदु से एकांक समय में, यानी कि किसी एकांक समय में, यानी कि एक सेकेंड में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान करके चलो ये चालक है और इस चालक में हमने इस पॉइंट को माना, ठीक है, और यहाँ से हमारा एक सेकेंड में कितना आवेश जा रहा है, यही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं औसत विद्युत धारा, ठीक है, क्या कह सकते हैं, औसत विद्युत धारा। ठीक है, तो औसत विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो औसत विद्युत धारा क्या हो रहा है, आवेश की प्रवाह हो रही है, क्या हो रही है, आवेश की प्रवाह हो रही है, और इसके बाद क्या, समय में, कितने समय में, तो एक सेकेंड में, कितने समय में, तो एक समय में। ठीक है, तो हम कहेंगे गुजरने वाले आवेश, ठीक है, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा समय, यानी कि कितने समय में कितना आवेश हमारा गुजर रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, औसत विद्युत धारा। क्या कहलाता है, औसत विद्युत धारा। अब कहोगे कि सर ये आप औसत क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, तो आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि औसत इसे हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनीशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसको हम नोटेशन किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए औसत विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को हम लोग क्या लिखते हैं, आई एवरेज। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, विद्युत धारा, और हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, औसत विद्युत धारा की। तो गुजरने वाला आवेश, तो गुजरने वाला आवेश क्या होगा, तो Q होगा, और टाइम क्या होगा बच्चों,
टी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा क्यू। तो यहाँ पे आपका डेल्टा लगा है तो यहाँ भी हम डेल्टा लिखेंगे और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि डेल्टा आई बराबर हमारा डेल क्यू बटा डेल टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिफिनेशन है कि चालक के किसी बिंदु से आवेश को जाने में जो समय लगता है, कोई भी बिंदु चालक का है उसमें जो आवेश को जाने में समय लगता है वह क्या कहलाता है, औसत विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। तो विद्युत धारा दो प्रकार से हम लोग गणना करते हैं विद्युत धारा की, एक औसत विद्युत धारा की, एक तत्क्षण विद्युत धारा की। तो तत्क्षण विद्युत धारा थोड़ी देर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या निकाला, एक फॉर्मूला निकाला। अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो देखो ये आपका पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, यानी कि इसकी एसआई मात्रक क्या होती है, ठीक है। तो एसआई मात्रक की बात करते हैं। तो एसआई मात्रक, आज ये आपका बेसिक क्लास है, तो एसआई मात्रक देखो। तो एसआई मात्रक की यदि बात करें तो ये हमारा क्या है, आई है, तो आई लिखेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और ये हमारा क्या है, क्यू है। तो क्यू का क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और उसके बाद टी का क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। कूलम होता है और हमारा सेकेंड होता है। तो इसको हम आई इजकल टू कूलम बटा सेकेंड लिख सकते हैं, या पहले आप इस तरह से लिख दीजिए, आई को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा का हमें एसआई मात्रक निकालना है, विद्युत धारा का हमें क्या करना है, एसआई मात्रक निकालना है। तो क्या होता है, क्यू का क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। और टाइम का क्या होता है बच्चों, सेकेंड होता है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो अब इसके मान को रखेंगे तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, आई इजकल टू कूलम, तो कूलम पर सेकेंड, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो इसे कूलम पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, ठीक है। एम्पियर, क्या कहते हैं, एम्पियर, क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अब एम्पियर को हम क्या लिखेंगे, तो एम्पियर को कैपिटल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल ए, ठीक है। एम्पियर होता है क्या चीज, एम्पियर होता है हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक। याद रखना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस विद्युत धारा के बारे में बहुत सारा थ्योरी दिया, तो इसीलिए हम एम्पियर को कैपिटल ए से लिखते हैं और उन्हीं के नाम पे ये उसका यूनिट होता है, ठीक है ना। तो एसआई मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। तो देखो पहला पॉइंट हमने बता दिया, दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया, तीसरा पॉइंट जो है उसी से निकला हुआ है, और चौथा पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे हम कुछ चीज़ों को डिस्कशन करते हैं। तो अभी तक हमने विद्युत धारा के बारे में 2-3 पॉइंट ऐसी बताई जो आपका बेसिक पॉइंट था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम विद्युत धारा की दिशा की बात करते हैं कि विद्युत धारा की जो दिशा होगी वह किस दिशा में होगी। तो उसके लिए चलो सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, एक इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं, यानी कि एक चालक लेते हैं, और इस चालक को हम जब बैटरी से जोड़ दें, किससे जोड़ दें, एक बैटरी से जोड़ दें, ठीक है। इसको जब हम एक बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको चलो प्लस वाले से और इसको माइनस वाले से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या होगा कि ये जो चालक था, तो चालक में अब करंट जाना शुरू होगा, चालक में क्या होगा, करंट जाना शुरू होगा। तो ये हमारा कौन सा टर्मिनल हो गया, प्लस टर्मिनल, और ये हमारा माइनस टर्मिनल, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जो आपका चालक था उस चालक में हमने बैटरी जोड़ दी। तो जब हम इस चालक में बैटरी को जोड़ेंगे तो आपका आवेश का क्या होगा, प्रवाह शुरू होगा, यानी कि करंट यहाँ से जाना शुरू होगा। तो इसमें पहले से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। क्या चीज़ मौजूद होगा, इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ठीक है। और आपकी जो करंट होगी, ठीक है ना, आपकी जो करंट होगी वो क्या होगी, इस प्रकार से निकल करके जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका करंट निकल करके जाएगा
और फिर प्लस की ओर आएगा। ये चीज़ आपको पढ़ाया गया है कहाँ पे, स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है ये सारा चीज़, ठीक है। तो करंट क्या होगा, माइनस से निकल करके जाएगा और फिर जो है प्लस की ओर आएगा, ठीक है। तो ये आपका विद्युत धारा का डायरेक्शन होता है। लेकिन इस कंडक्टर में क्या होगा, इस चालक में क्या होगा, तो इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होगी वे क्या होगी, तो देखो इलेक्ट्रॉन हमारा हमेशा जो होता है, यानी कि जो आवेश हमारा होता है, हमारा हमेशा क्या होता है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसके डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो क्या होता है बच्चों की इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वे क्या होती है, करंट के दिशा के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है वे किधर होती है, करंट की दिशा के अपोजिट होती है। जैसे देखो यहाँ पे करंट इस प्रकार से चला आ रहा है, ठीक है, करंट हमारा क्या हो रहा है, इस प्रकार से चला आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाएगी, इस साइड जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यदि हमारा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे होती है, तो ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बैटरी के को धनात्मक टर्मिनल को, यानी कि बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को से ऋणात्मक टर्मिनल की और इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी ये धनात्मक से बैटरी के ऋणात्मक की ओर होगी, और करंट की जो दिशा होगी ये क्या होगी, ये ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आगे आपको बहुत ज़्यादा ये यूज होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वे करंट की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। तो चलो ये बात क्लियर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं किन चीज़ों की, तो चलो अब मैं बात कर रहा हूं विद्युत धारा अदिश है या सदिश है। विद्युत धारा हमारा अदिश है या सदिश है, देखते हैं इसे। विद्युत धारा हमारा क्या हो सकता है, अदिश हो सकता है या सदिश हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि विद्युत धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो अदिश और सदिश में फर्क क्या होता है आप लोगों को मालूम है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले। सदिश राशि और अदिश राशि में, और किस में, अदिश राशि में। तो देखिए सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं, क्या नियम है। सबसे पहले सदिश होने के लिए 3 चीज़ होना चाहिए, और अदिश होने के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ उसमें परिमाण होता है। सदिश में सिर्फ परिमाण होता है, और अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, सदिश में क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है। परिमाण होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें दिशा होना चाहिए, यानी कि उसमें डायरेक्शन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, तो तीसरा जो है आपका, ये सदिश के योग के नियम का पालन करना चाहिए। सदिश के योग के नियम का पालन करना चाहिए। अब आपके माइंड में एक बात होगा, ठीक है, आपके माइंड में एक बात आएगा। देखिए जनरली जहाँ पे हम आप लोगों को वेक्टर पढ़ाया जाता है, सदिश पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे 2 चीज़ रटवाया जाता है। क्या रटवाया जाता है कि सदिश हम किसे कहेंगे, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो परिमाण और दिशा दोनों हो तो क्या हमारा जो धारा है, विद्युत धारा है, तो क्या उसमें दिशा नहीं है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वे किधर होती है, तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो उसमें तो दिशा है, उसमें दिशा की तो बात हो रही है, और उसका कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगा, उसमें कुछ ना कुछ परिमाण भी होगा। तो ये तो आपका सदिश होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये हमारा अदिश है। अब क्यों अदिश है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सदिश के योग का नियम का मतलब पालन वे नहीं करता है। सदिश के योग के नियम का पालन हमारा जो है ये विद्युत धारा नहीं करता है, इसीलिए ये एक अदिश राशि हो जाती है। किस प्रकार से, देखो मान करके चलो कि कोई एक क्या है, कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, या कोई एक ब्लॉक है, और उसको क्या कर रहे हो कि एक घोड़े
ठीक है, एक घोड़े उसे इस साइड खींच रहा है और एक घोड़ा उसे इस साइड खींच रहा है। ठीक है, एक घोड़ा इसे इस साइड खींच रहा है और एक घोड़ा इसे क्या कर रहा है, इस साइड खींच रहा है। तो ये भी 5 न्यूटन बल लगा रहा है और ये भी 5 न्यूटन बल लगा रहा है। तो कहेगा कि इसका परिमाण कितना हो जाएगा। तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए जो इसका परिमाण होगा वे कितना हो जाएगा, परिमाण 0 हो जाएगा। ठीक है, परिमाण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इसमें क्या है, दिशा भी है और परिमाण भी है। उसके बाद जो है ये क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सदिश के योग के नियम का पालन कर रहा है। देखो ये हमारा -5 हो जाएगा और ये हमारा +5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सदिश के नियम का, योग के नियम का पालन कर रहा है। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की। तो मान करके चलो एक आप वायर ले लो। ठीक है, क्या कर लो, एक वायर ले लो और उस वायर में आप देखे होंगे घर में कि बल्ब इस प्रकार से आपका लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इस प्रकार से बल्ब लगा हुआ होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब इस प्रकार से कोई वायर आपका जुड़ा हुआ हो तो हम क्या करते हैं कि करंट देते हैं। इसमें क्या देते हैं, करंट देते हैं। तो करंट यदि हम देते हैं तो यदि मान करके चलो इस तार में हम 10 एम्पियर करंट देंगे तो क्या होगा, कुछ इधर बटेगा कुछ इधर बटेगा। ठीक है ना, ये 5 एम्पियर हो गया और ये 5 एम्पियर हो गया, है ना। ये 5 एम्पियर हो गया, ये 5 एम्पियर हो गया। और दोनों केस में जो टोटल आपका ये डायरेक्शन देखो अब क्या है, एक तो डायरेक्शन मेरा उस तरफ है, एक का डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसके लिए ये क्या होना चाहिए, 5 - 5 = 0। ठीक है, एक इस साइड है और एक उस साइड है, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, 0 एम्पियर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको हम यदि जोड़ेंगे तो ये हमारा 10 एम्पियर ही होना चाहिए। यानी कि क्या होगा कि जो जितना हम करंट दे रहे हैं, ठीक है, जितना हम करंट दे रहे हैं और इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ये बट रहा है, तो दोनों केस में जो करंट बटेगा वे हमारा क्या बटेगा, बराबर बटेगा। ठीक है, नेट हमारा, ठीक है, नेट जो हम बात करेंगे करंट की तो वे कितनी हो जाएगी, 10 एम्पियर हो जाएगी, जबकि दिशा दोनों की क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसमें हम यदि 5 एम्पियर की करंट दे रहे हैं, इसमें भी दे रहे हैं, तो टोटल तो इसका दिशा अलग अलग होने के कारण टोटल इसमें कितना करंट होना चाहिए, 0 होना चाहिए था। लेकिन करंट हमारा कितना होगा, 10 होगा। तो इसका मतलब ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है। देखिए एक होता है योग के नियम का पालन, तो योग के नियम का पालन का कोई मतलब ही नहीं है। सदिश के योग का नियम करने का मतलब, सदिश के योग का नियम करने का मतलब ये है कि उसके डायरेक्शन के आधार पे हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिस प्रकार से हमने इसके डायरेक्शन के आधार पे, एक हमारा एक्स एक्सिस ये प्लस की ओर था, एक हमारा क्या था, माइनस की ओर। आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मालूम होगा। उसी प्रकार से यदि हमें भी यहाँ भी क्या करना होता है, वही काम करना होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करना होता, तो एक आपका +5 और एक हमारा -5, तो ये 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे वे चीज़ नहीं हो रहा है। तो इनसे हम एक बात कह सकते हैं कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा हमारी क्या है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है बच्चों, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो विद्युत धारा हमारा अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है इसके बारे में मैंने बता दिया। यदि एग्जाम में पूछ भी ले गलती से तो आपको जवाब दे देना है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। चलो बच्चों, अब हम तात्क्षणिक विद्युत धारा की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था आपको, क्या चीज़ के बारे में बताया था, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था क्या, एवरेज के बारे में। ठीक है ना, तो ये हमने बताया था ΔQ/ΔT, ΔQ/ΔT। लेकिन अब यही चीज़ यहाँ पे तात्क्षणिक विद्युत धारा में क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और मैंने बताया था कि अभी मैं आपको जस्ट आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो देखो तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होती है। तात्क्षणिक विद्युत धारा कहने का मतलब किसी पॉइंट पे, किसी एक समय के लिए हम निकालते हैं, उसमें कोई इंटरवल नहीं होता है। इतनी, जैसे मान के 1 बजे से 2 बजे तक, या 2 मिनट में, या 4 मिनट के बीच में क्या होगा, ये सब बातें नहीं होती है। यहाँ पे जो बातें होती है, ये बातें होती है तुरंत के लिए। तात्क्षणिक मतलब क्या होता है, तुरंत के लिए, यानी कि तुरंत हमें विद्युत धारा की गणना करनी है, एट ए टाइम विद्युत धारा की गणना करनी है, तो वे हमारा क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक विद्युत धारा। और तात्क्षणिक विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो तात्क्षणिक विद्युत धारा को हम लिखते हैं I इंस्टेंटेनियस।
ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस। तो ये बराबर क्या हो जाता है, आई इंस्टेंटेनियस बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पे आपका डेल क्यू था तो ये हमारा डी क्यू और बटे में क्या होगा, डी टी होगा। ठीक है, तो तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होता है, तात्क्षणिक विद्युत धारा डी क्यू बटा डी टी होता है, जहाँ पर हम क्यू को, ठीक है, क्यू को टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अवकलन कह सकते हैं। टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तब हमारा क्या निकलता है, आई इंस्टेंटेनियस, यानी कि करंट, तात्क्षणिक विद्युत धारा हमारा निकल करके आता है। अब एक तो ये भी फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, एक ये भी मैं बोल रहा हूँ, तो इस दोनों का मतलब क्या, अलग अलग मतलब है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है। तो देखो ये डेल क्यू बटे डेल टी है, ये डेल क्यू बटे क्या है बच्चों, डेल टी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बातें डिफरेंस है इस दोनों में। इसका कहने का मतलब आपको दिया जाएगा कि t बराबर 2 सेकेंड पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि आपका आवेश भी और आपका टाइम भी एक इंटरवल हो जाएगा। कहेगा आपका इंटरवल कहने का मतलब क्या है, तो इंटरवल कहने का मतलब कि अंतराल, ठीक है, अंतराल। तो कहेगा कि अंतराल के बीच निकालने के लिए, जब अंतराल मतलब अंतराल में कहेगा निकालने कि 2 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच का हमें करंट बताओ, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यदि हमें तुरंत कहेगा कि 2 सेकेंड में क्या होगी करंट, तो ये हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला आपको यूज होगा, तो वहाँ पे आपको समझनी है सभी बातों को, ठीक है, इन सभी बातों को वहाँ पे समझनी है। इसमें यदि बताऊं कि क्या होता है कि देखो जैसे हम एक वायर लेते हैं, ठीक है, एक क्या करते हैं, वायर लेते हैं इस प्रकार से। तो हमने क्या कहा कि किसी बिंदु पर हम क्या करते हैं कि जितनी आवेश जाती है उसको हम टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ऐसी बिंदु इसमें क्या होगी, बहुत सारी बिंदु होगी, है ना, बहुत सारी बिंदु होगी। तो इसीलिए इसमें हमारा क्या होता है कि डिफरेंस हो जाता है, ये जो है, इसीलिए हमें ये दोनों चीज़ जो है स्टडी करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो आगे आपको इस पे रिलेटेड आपको सारा चीज़ डेरिवेशन और जो भी न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड आएगा। तो आपको तात्क्षणिक विद्युत धारा और ये जो है आपका एवरेज विद्युत धारा जो है, आपका औसत विद्युत धारा, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। उसको हम निकालते हैं कहाँ पे, किसी एक टाइम के लिए, और इसको हम निकालते हैं टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। तो चलो ये हमारा हो गया, आगे देखते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा के बाद। अब बच्चों मैं बात करता हूं आमीटर की। तो विद्युत धारा की मापन किसके द्वारा होती है, तो विद्युत धारा की मापन आमीटर के द्वारा होती है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, मीटर के द्वारा होता है, ठीक है। विद्युत धारा की मापन किसके द्वारा होता है, आमीटर के द्वारा होता है। और आमीटर को हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, तो आमीटर को ठीक है, आमीटर को जो विद्युत परिपथ दिया हुआ होगा, ठीक है, तो उसके सीरीज में लगाएंगे, यानी कि विद्युत परिपथ के आमीटर को श्रेणी क्रम में हमेशा हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है बच्चों, संयोजित किया जाता है। तो क्या होता है, ये हमारा आमीटर। तो आमीटर एक प्रकार का मीटर होता है। इस प्रकार से फिगर बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई होप बन जाए तो बन जाए, ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं। इस तरह से एक कांटा होता है, ठीक है, इस पे माप दिया हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है ना, और इसमें आपको इस तरह से वायर निकला हुआ होता है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं सर्किट में। तो ये जो सुई है ये आपका उसका वैल्यू बताता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, कहीं आप देखे होंगे आई होप। तो
इसे हम क्या करते हैं, इसे हम नोटिस किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से ए लिखते हैं, ठीक है। जो हम सर्किट पढ़ेंगे और सर्किट में हम इसका यूज करेंगे तो इसको किस प्रकार से यूज करेंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे। तो क्या कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का यूज होता है, ठीक है, और अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। तो मान करके चलिए कोई हमारा क्या है, एक सर्किट है, ठीक है, कोई हमारा क्या है, एक सर्किट है। तो इस सर्किट में यदि हमारा एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो बल्ब लगा हुआ है तो आमीटर हम कहाँ पे लगाएंगे बच्चों, तो आमीटर भी हम इसके श्रेणी में लगाएंगे, ठीक है। यहीं आगे हम आमीटर भी लगाएंगे, ठीक है ना, आमीटर भी हम उसी के श्रेणी में लगाएंगे। यही बात कहा जा रहा है कि आमीटर को हमेशा हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब क्या आमीटर हमारा परफेक्ट हो सकता है, तो दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां होती हैं। तो ये आमीटर में भी थोड़ा सा क्या होता है, खोट होता है, ठीक है। थोड़ा सा खोट करने का मतलब कि ये परफेक्ट वैल्यू से 1.2 पॉइंट जो है ऊपर नीचे दे सकता है, ठीक है ना, 1.2 पॉइंट क्या कर सकता है, ऊपर नीचे दे सकता है। तो हम कह सकते हैं सामान्य, तो हम जो है जब भी लगाएंगे तो कैसा आमीटर लगाएंगे, तो सामान्य आमीटर लगाएंगे, ठीक है, सामान्य आमीटर लगाएंगे। सामान्य आमीटर जो होता है वे हमारा एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ठीक है, वे हमारा क्या होता है, सामान्य आमीटर जो होता है, सामान्य आमीटर हमारा एकदम से पूरा का पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू जो होता है एकदम लगभग एक्यूरेट देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आमीटर हमेशा हम किसा लगाएंगे, तो आमीटर हमेशा जो है सामान्य लगाएंगे, क्योंकि ये निम्न प्रतिरोध का होता है, ये निम्न प्रतिरोध होता है, निम्न प्रतिरोध का होता है, ठीक है, निम्न प्रतिरोध होता है इसमें। तो ये बात हो गई आमीटर की। आमीटर से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा की गणना करते हैं, और आमीटर को हमेशा हम कहाँ पे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। तो चलो ये तो बात हो गई। अब इससे आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलते हैं, देखते हैं। तो विद्युत धारा का कारण क्या हो सकता है, विद्युत धारा कहाँ प्रवाह कर सकती है, तो विद्युत धारा का 2 कारण है। सबसे पहला कारण आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सबसे पहला क्या होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका चालक में ज़्यादा होगा। तो चालक किसे कहते हैं बच्चों, तो चालक कहते हैं जिससे करंट पास कर जाए, ठीक है, जिससे करंट हमारा पास कर जाए। तो करंट किससे किससे पास कर जाता है, तो करंट आपका जो भी मेटल होता है उससे आसानी से पास कर जाता है। जैसे आपका आयरन यानी कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, गोल्ड हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, इन सभी चीज़ों से क्या होता है कि करंट आसानी से प्रवाह करता है, ठीक है, करंट आसानी से प्रवाह करता है। ये सभी चालक होते हैं। और जैसे हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक क्या होता है, तो प्लास्टिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर होता है, ठीक है, प्लास्टिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसी के कारण जो प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक से करंट जो है प्रवाह नहीं कर पाती है, धारा प्रवाह नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो प्लास्टिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या न के बराबर होती है, और जितने भी मेटल होते हैं उन सभी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। इसी के कारण करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण चालक में जो भी मेटल होते हैं उसमें आसानी से प्रवाह कर जाते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा कारण क्या है, तो ये हमारा पहला कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होता है, तो चालक में होता है। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, तो मुक्त आयन होना चाहिए, ठीक है, मुक्त आयन होना चाहिए। तो आयन के बारे में तो आप लोग पढ़े हो, समझ में आ रहा होगा कि आयन क्या होता है, ठीक है ना, मुक्त आयन क्या होता है। तो देखो आयन की बात करते हैं, जैसे नमक की बात करो आप, जैसे नमक कोई हमारा है NaCl, तो ये जो नमक हमारा है अभी क्या है कि बंधा हुआ है, ठीक है, बंधा हुआ है, इसीलिए ये NaCl है, इसको हम नमक कह सकते हैं,
ठीक है। अब देखो जब हम इसे पानी में दे दें, क्या कर दें, जब हम इसे पानी में दे दें, इसी नमक को जब पानी में देंगे तो ये Na+ और Cl- के रूप में क्या होगा, अलग अलग टूट जाएगा। क्या होगा, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। जब Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, तो उस केस में इसके आयन क्या हो गए, मुक्त हो गए। पहले क्या थे, बंधे हुए थे, दोनों NaCl इस तरह से बंधे हुए थे, अब क्या हो गए, फ्री हो गए। तो यानी कि आयन जब मुक्त होता है तो हमारा क्या होता है, मुक्त होने के बाद उसमें विद्युत धारा आसानी से जो है वे प्रवाह करती है। तो कब होगा, जब वे हमारा एक विलयन हो। ठीक है, ये चीज़ कब होगा, विलयन के कारण होगा। विलयन में हम क्या करेंगे, विलयन करने का मतलब जब हम इसे डालेंगे, नमक जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, नमक को हम यदि पानी में डालेंगे तो वे Na+ Cl- यानी कि दोनों के आयन क्या हो रहे हैं, धन आयन और ऋण आयन दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। तो इसमें आसानी से क्या होंगे कि विद्युत धारा प्रवाह करेंगे। तो मुक्त आयन में विद्युत धारा आसानी से प्रवाह करते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक विलयन हो सकता है। ठीक है, कोई भी विलयन में आपका करंट आसानी से, विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। और लगभग हमने आज के बेसिक क्लास में बहुत सारे बेसिक पॉइंट को बता दिया कि करंट क्यों हमारा प्रवाह होता है, करंट का जो फॉर्मूला होता है, उसका जो एसआई यूनिट होता है, करंट हम किसे कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा हम किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कहाँ पे हमारा करंट फ्लो करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा, कहाँ पे करेगा, यानी कि विद्युत धारा कहाँ पे करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण करेगा, मुक्त आयन के कारण करेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यानी कि बेसिक क्लास आज हमारा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे। तो यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।